हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे फसलोत्पादन। उसके अंदर अपन धान वाली क्रॉप पढ़ रहे थे। कौन सी क्रॉप पढ़ रहे थे बेटा? धान वाली क्रॉप पढ़ रहे थे। उसका अपन ने वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया था, कुल पढ़ लिया था, उसका महत्व पढ़ लिया था, मृदा पढ़ ली थी, खेत की तैयारी पढ़ ली थी, जुताई की विधियां वगैरह जो भी है उन सभी के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बेटा वो अपन खाद एवं उर्वरक। कौन सा टॉपिक पॉइंट चल रहा है अपना? खाद एवं उर्वरक। यानी धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या करेंगे? यानी धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 ग्राम में वो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें देना चाहिए। लिखो इसमें, धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए, धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 से 60 किलोग्राम पोटास व 30 से 40 किलोग्राम K2O, यानी 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम पोटास तथा 30 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, कितने रोपाई बाद? यानी जब धान की रोपाई करेंगे उसके 7 से 10 दिन बाद 15 किलोग्राम नील हरित शैवाल, 15 किलोग्राम नील हरित शैवाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। यानी जैसे अपन बुआई करेंगे उसके क्या करेंगे? 15 दिन बाद यानी 7 से 10 दिन बाद क्या डालेंगे? नील हरित शैवाल डाल देंगे। क्या? प्रति हेक्टेयर की दर से। नील हरित शैवाल से क्या होता है? मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और जस्ते की पूर्ति के लिए, यानी धान में यदि जिंक की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है बेटा? खैरा रोग हो जाता है। लिखो, धान में जस्ते की कमी के लिए, धान में जस्ते की कमी के लिए 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गए बेटा आपके खाद एवं उर्वरक। यानी धान की अच्छी पैदावार लेनी है तो 80 से 120 किलोग्राम क्या हो गया? नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम क्या हो गया? फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम क्या हो गया? पोटास की क्या देना है? प्रति हेक्टेयर की देना चाहिए। और 7 से 10 दिन बाद क्या करना है? 15 किलोग्राम नील हरित शैवाल डाल देनी है। और यदि धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। उसकी पूर्ति के लिए 0.5% किसका? जिंक सल्फेट का आप छिड़काव कर दोगे तो धान में कौन सा रोग नहीं होगा? धान में खैरा रोग नहीं होगा। अब पढ़ेंगे बेटा सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। साथ के साथ उतारते जाओ इसको। हेडिंग डाल लो सिंचाई।
सिंचाई। अब सिंचाई क्या करेंगे कि अलग अलग तरीके से होती है। लिखो, धान की कुल आवश्यकता का, धान की कुल आवश्यकता का 40% धान की, यानी जो टोटल पानी अपन देंगे उसका 40%, यानी धान की कितने प्रतिशत, कुल जो पानी देंगे उसकी कुल आवश्यकता कितना प्रतिशत, 40%। पौधों को स्थापित होने से, पौधों के स्थापित होने से कल्ले फूटने तक, कल्ले फूटने तक, यानी कहने का मतलब यही है कि बेटा 40% जो पानी है वो धान अपन लगाएंगे, उसमें कल्ले फूटने तक कितने प्रतिशत पानी का उपयोग हो जाता है, 40% पानी का उपयोग हो जाता है। तथा 50% तथा 50% तथा 50% दाने भरने तक और 10% जल, यानी 50% जल कब देना चाहिए, जब अब हमारे दाने बन जाएंगे तब, और जो 10% जल है वो कब देने चाहिए, यानी पककर तैयार होने में लगता है। 10% जल फसल को पककर तैयार होने में लगता है, तैयार होने में लगता है। ये क्या हो गया, सिंचाई हो गई। यानी कहने का मतलब 40% जल पौधे स्थापित होने से कल्ले फूटने तक, 50% दाने बढ़ने तक, और 10% जल है वो फसल के पककर तैयार होने में जो समय लगता है उसके अंदर यह उपयोग किया जाता है। अब सिंचाई के बाद में पढ़ेंगे बेटाओ निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे, निराई गुड़ाई। हेडिंग डालो निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई, यानी हम धान की निराई गुड़ाई करेंगे। इसमें लिखो, घास फूल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए, घास फूल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए यानी जो घास फूल के खरपतवार है उनकी रोकथाम के लिए बुआई के 2-3 के दिन के अंदर, यानी बुआई के 2-3 दिन के अंदर, इसके अंदर यानी जब बुआई करेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर यानी जब अपन यानी घास फूल के खरपतवार रोकथाम के लिए क्या करेंगे, जैसे ही बुआई करेंगे, बुआई के क्या करेंगे 2-3 दिन के अंदर क्या करेंगे, एक दवा आती है। अब उस दवा का नाम है बेटाओ, उस दवा का नाम है क्या नाम से, उस दवा का जो नाम है बुआई के 2-3 दिन के अंदर प्रेटिक्लोर, प्रेटिक्लोर, उस दवा का क्या नाम है, प्रेटिक्लोर। क्या नाम बेटाओ, प्रेटिक्लोर एक नाम दवा है। प्रेटिक्लोर 1250 ml, 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी अपने खरपतवार रोकथाम के लिए क्या करेंगे, 2-3 दिन के जैसे फसल की बुआई करेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर एक दवा आती है प्रोटिक्लोर के नाम से, इसकी 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से क्या बनानी है, घोल बनाकर क्या कर देना है बेटा, छिड़काव कर देना है। इसके बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, कौन सी खरपतवारों के लिए,
चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2-3 दिन के अंदर, यानी 2-3 दिन के अंदर, यानी जैसे अपन फसल की बुआई करेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर क्या एक दवा आती है, और उस दवा का नाम क्या है, कि क्या नाम से उस दवा का नाम पायरोजोसल्फ्यूरान, इस नाम की दवा आती है। कौन सी, किस नाम की? पायरोजोसल्फ्यूरान नाम की दवा आती है। इस दवा का हमें क्या कर देना है, 200 ग्राम, कितनी ग्राम? 200 ग्राम 20 से 25 दिन के अंदर, 200 ग्राम दवा का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। क्लियर? ये क्या हो गया, निराई गुड़ाई हो गई। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्या नाम से, पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? पादप संरक्षण। साथ के साथ उतारते जाओ। पादप संरक्षण में पहले कीटों की रोकथाम, हेडिंग डालो पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में पहला डालो कीटों की रोकथाम, पहले डालो कीटों की रोकथाम। कीटों की रोकथाम। अब तो धान के अंदर है, कौन कौन से रोग लगते हैं? जैसे मैं बात करूं धान के अंदर, धान में तना छेदक है, धान का फुदका है, यानी धान का तना छेदक और धान का फुदका। पहला डाल लो बेटा, धान में तना छेदक और धान के फुदका। पहला कीट डाल लो, धान में तना छेदक व फुदका। ये 2 कीट लगते हैं, कौन कौन से? धान में एक तो तना छेदने वाला और दूसरा कौन सा रोग है? फुदका रोग। लिखो इसमें, धान में तना छेदक, धान में तना छेदक व फुदका, कीट के नियंत्रण के लिए, यानी इन दोनों के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन, नियंत्रण के लिए 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। कौन कौन से कीट के लिए? एक तो तना छेदक के लिए और एक फुदका के लिए। कौन से दवा का छिड़काव करना है? कार्बोफ्यूरॉन का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका क्या करना है? घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। अब दूसरा कीट लिखो, थ्रिप्स व गंदी बग। कौन कौन से कीट हैं? थ्रिप्स
व गंदी बग। लिखो इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए एंडोसल्फान, कौन सी दवा आती है बेटाओ? एंडोसल्फान 35 EC, एंडोसल्फान 35 EC 500 ml पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से, पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना के क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि क्या नाम से, ये हो गया हमारे कीट एवं कीट हो गए। पहले तो कौन कौन से? तना छेदक और खुदका, फिर उसके बाद में थ्रिप्स व गंदी बग, ये 4 कीट लगते हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे बीमारियां कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी लगती है। यानी धान के अंदर 4 कीट हो गए, तना छेदक हो गया, खुदका हो गया, थ्रिप्स हो गया और गंदी बग हो गया। अब पढ़ेंगे अपन बीमारियों की रोकथाम, बीमारियों की रोकथाम कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और क्या होता है। पहले बीमारी लगेगी इसके अंदर है जीवाणु अंगमारी रोग। पहला कौन सा रोग है बेटाओ? जीवाणु अंगमारी रोग। कौन सा रोग है? जीवाणु अंगमारी रोग। यानी एक तो जीवाणु अंगमारी रोग है और दूसरा रोग है इसके अंदर पत्ती धब्बा रोग। लिखो जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए, जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए, रोग की रोकथाम के लिए जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्या? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये क्या एक दवा का नाम है। यानी इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा चाहिए बेटाओ? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन चाहिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। कौन सी दवा का? यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा की है। इसका 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या बनाना है? घोल बनाना है और उसका क्या करना है बेटाओ? छिड़काव कर देना है। अब उसके बाद पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग? पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग है? पत्ती धब्बा रोग। लिखो इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब, कौन सी दवा बेटाओ? मैनकोजेब दवा आती है। मैनकोजेब, कौन सी? मैनकोजेब 1 से 1.25 किलोग्राम, मैनकोजेब 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर, प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, घोल बनाकर छिड़काव
कर देना चाहिए। ये हो गई इसकी बीमारियां, इसकी धान वाली फसल के। यानी धान के अंदर कौन कौन सी बीमारी लगती है? एक तो जीवाणु बीमारी रोग लगता है, और दूसरा कौन सा रोग लगता है बेटाओ? पत्ती धब्बा रोग लगता है। जीवाणु बीमारी के लिए कौन सा चाहिए? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन चाहिए, और पत्ती धब्बा रोग फसल के लिए क्या चाहिए? मैनकोजेब चाहिए, जो 100 किलोग्राम इसके अंदर चाहिए। अब पढ़ेंगे अपन कटाई एवं मंडाई। क्या पढ़ेंगे? कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई। कटाई जानते हो, फसल को काटना, और मंडाई का मतलब होता है कि धान को भूसे से अलग करना। वो क्रिया क्या कहलाती है बेटा? वो मंडाई कहलाती है, यानी फसल की कटाई और मंडाई। लिखो, जब दाने सख्त हो जाए, लिखो, जब फसल के दाने सख्त हो जाए, यानी कहने का मतलब कठोर हो जाए। क्या हो जाए? कठोर हो जाए, यानी जो दाने हैं वो क्या हो जाए? कठोर हो जाए। दाने जब दाने सख्त हो जाए, तब धान की कटाई कर लेनी चाहिए। तब धान की फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। धान की फसल की क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? यानी कटाई के ठीक प्रकार से करने के खेत में 10 से 15 दिन पूर्व, यानी जब अपन कटाई करेंगे उससे क्या करेंगे? इसमें लिखो, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पूर्व, 10 से 15 दिन पूर्व खेत से पानी निकाल देना चाहिए। खेत से पानी निकाल देना चाहिए। खेत से पानी निकाल देना चाहिए, यानी जब अपन फसल की कटाई करें उससे 10 से 15 दिन पूर्व क्या करेंगे? खेत के अंदर जो पानी भरा है उसको क्या कर देना चाहिए बेटाओ? निकाल देना चाहिए। धान की कटाई, धान में चावल और छिलके का अनुपात 2:1 होता है। क्या होता है बेटा? 2:1 होता है। फसल की कटाई शक्ति चालित, फसल की कटाई शक्ति चालित यंत्र से करनी चाहिए। दान में, यानी दान के अंदर जो दाना और जो छिलका होता है उसका अनुपात क्या होता है? दान में चावल और छिलके का अनुपात, दान में चावल व छिलके का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। ये हुए बेटाओ कटाई और मंडाई। अब है लास्ट में उपज, यानी कितनी उपज हमें प्राप्त होती है। लिख लो उपज भी, उपज लिखो, धान के असिंचित क्षेत्रों से, असिंचित क्षेत्रों से, यानी कहने का मतलब जिनमें सिंचाई नहीं की, जहां असिंचित क्षेत्र होते हैं उनसे 35 से 45 क्विंटल, असिंचित क्षेत्रों से 35 से 45 क्विंटल, तथा सिंचित क्षेत्रों से, तथा सिंचित क्षेत्रों से, तथा सिंचित क्षेत्रों से, तथा सिंचित क्षेत्रों से 50 से 60 क्विंटल, 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होती है।
पैदावार प्राप्त होती है। ये बेटाओ अपनी धान की फसल कंप्लीट हो गई। आज की जो वीडियो है इसमें अपनी पूरी धान की फसल कंप्लीट कर ली। अब कल की वीडियो अपन अगली फसल की चर्चा करेंगे। मक्का की कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे बेटाओ? मक्का की क्रॉप पढ़ेंगे। धन्यवाद।